बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से थे हमारे? पॉलीगॉन के, और साथ ही साथ नंबर ऑफ साइड्स और एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अब यहाँ पे जैसा कि हमें कहा गया है कि फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब इसमें सबसे पहले तो हमें पॉलीगॉन का पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि एक क्लोज्ड शेप को पॉलीगॉन कहते हैं। दो से ज्यादा लाइनें, दो नहीं, दो से ज्यादा लाइंस जो हैं वो एक शेप कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलीगॉन कहा जाता है। उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल के लिए जो एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो फार्मूला जो हमने नंबर ऑफ साइड्स के लिए पढ़ा था, उसी को हमने एक्सचेंज करके एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बनाना है। हमने फार्मूला पढ़ा था n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। हमने यही पढ़ा था ना, थीटा एक्चुअली एंगल ही है। अब हमने यहाँ पे जब नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला पढ़ा था और इसको पुट किया था, आंसर निकाला था, सेम उसी तरह हमने थीटा को इधर ले आना है और नंबर को नीचे ले जाना। कैसे करेंगे? थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम उसी तरह फॉर्मूले को मेक करके यहाँ पे पुटिंग करेंगे साइड्स की, नंबर ऑफ साइड्स की एन के अंदर पुटिंग करेंगे। तो फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देती हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। हर पार्ट के लिए फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने इसके अंदर पुटिंग करनी है, किसकी? एन की। मैं यहाँ पे लिखूंगी कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 72। इसका मतलब है कि एंगल हमारे पास कितना है? एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है। इसी तरह मजीद हम करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9 साइड्स है ना। अब 360 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो हमारा आंसर आता है 40 डिग्री। इसी तरह हम यहाँ पे भी पुटिंग करेंगे। हमारे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास क्या है? 15 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24 डिग्री। आपने सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 20 साइड्स है ना। तो 360 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो पहले तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम 36 को डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 18 डिग्री। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले पढ़ लेते हैं कि द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल। अब रेशियो हमें बताई गई है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में एक रेगुलर पॉलीगॉन की, और वो क्या है? 1:2। अब हमें ये रेशियो दे दी गई है और कहा गया है कि फाइंड करें द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और द नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन। हमने ये भी बताना है कि पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है। हमने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को मेजर करके बताना है, यानी कि दोनों का मेजर बताना है कि वो कितने हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल है, उनकी क्या रेशियो है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हमें नहीं पता कि ईच कितना है, तो हम यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल कितना है, ईच के बारे में नहीं कहा गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1 इंटीरियर एंगल है और सेकंड वाला क्या कहा था? एक्सटीरियर एंगल। और हमारे पास जो ये वाला है ना एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है? पहले है तो 1 नहीं। ठीक है, फिर हम एक्सटीरियर एंगल के साथ 1 लिखेंगे। इंटीरियर एंगल बाद में दिया गया तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। इधर हम 2 लिखेंगे। तो इसके साथ हमने ये x डालना है। ये x हमने इसलिए डालना है क्योंकि हमने ईच बोला है।
हमने अलग अलग उनके बारे में बात नहीं की। अब आपके पास एक फार्मूला आता है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जब हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को प्लस करते हैं तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, यही बात हुई थी। अब यहाँ पे मैंने उस फॉर्मूला को राइट कर लिया है और मैंने देखना है कि इंटीरियर एंगल कितना है। इंटीरियर एंगल हमारे पास 2x है प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना है 1x इज इक्वल टू 180 है। दोनों को आपस में प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 180। x हमारे पास इधर ही रहेगा, हमने x का आंसर निकालना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या आंसर है 60 डिग्री। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसके लिए पहले ए पार्ट करते हैं और बी पार्ट करते हैं। हमारे पास जो एंगल है वो तो आ चुका है ना, जो हमारे पास थीटा होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है थीटा। अब जब हम वो इसके अंदर फाइंड करेंगे ना, मतलब इसके अंदर पुट करेंगे 60 को, तो हमारे पास क्या निकलेंगे नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगी। इनको हमने कैसे करना है, हमने कहा था कि द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, या हमने जो कहा था कि ईच एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल है 1x के इक्वल है। तो हम ए वाले पार्ट को यहाँ पे करेंगे द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 1x के इक्वल है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 60 के साथ। यही है ना हमारा x का आंसर क्या आया था 60। तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। मेजर हमारे पास कितना है एक्सटीरियर एंगल का 60 डिग्री। इसी तरह बी पार्ट अगर हम देखें तो बी में हमारे पास क्या है इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल को हमने किसके इक्वल किया था 2x के। तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे और x हमारे पास क्या था 60 डिग्री। तो हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह सी पार्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड करेंगे तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं पुटिंग करते हैं। तो जब हम इस थीटा की इस एंगल की पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 6 1 टाइम 6 6 6 टाइम 36। तो इसका मतलब है कि हमारा n यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई है 6 साइड्स आई हैं। ये हमने कौन सा पार्ट किया है थर्ड, इसका जो मतलब सी वाला पार्ट है ना वो किया है। तो ए बी और सी तीनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या एक ऐसा पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, कि उसका हर एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री के इक्वल हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। अगर तो हम कहते हैं हाँ तो भी हमने रीजन देना है, अगर हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो भी हमें रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे कहा गया है कि गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपका जो भी आंसर है उसका रीजन दें कि ऐसा क्यों है। तो आइए करते हैं इसको। हमने यहाँ पे थीटा के अंदर क्या पुट करना है 50 पुट करना है। हम साइड से देख रहे हैं ना, साइड से देखेंगे जाहिर है थीटा हमारे पास अवेलेबल है। तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 50, और फॉर्मूला क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा n इज इक्वल टू, ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसके अंदर मैंने इसको पुट किया है। तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 36 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 7.2, n इज इक्वल टू 7.2 साइड्स। अब यहाँ से हमारा जो आंसर होता है वो शुरू होता है। अब देखें कि आपने कभी देखा है कि कोई लाइन आधी हो, ऐसा तो नहीं ना हो सकता, साइड तो पूरी होगी ना, साइड तो आधी नहीं ना हो सकती। तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारा जो रीजन है वो ये है कि जो नंबर ऑफ साइड्स है ना वो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो आप इसके लिए एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ साइड्स नेवर बी इन डेसिमल, कभी भी डेसिमल में नंबर ऑफ साइड्स नहीं लिखी जा सकती। दैट्स वाई, इसीलिए इट इज नॉट अ रेगुलर
पॉलीगॉन, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि नेम द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का नेम बताएं हु सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, जिसका अंदर वाला एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल इक्वल है बाहर वाले एंगल के, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। तो वो होती है एक क्वाड्रिलेटरल, आ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ऐसा क्यों है? हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जैसे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं या फिर हम स्क्वायर बना लेते हैं, आपकी मर्जी है, इस तरह कोई पैरालेलोग्राम बना ले, ये सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो एक ट्रायंगल है या एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर तो अंदर वाले एंगल्स 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा। तो वैसे हमें पता होता है कि अगर उसका अंदर वाला एंगल भी 360 डिग्री के इक्वल है सारे सम, और बाहर वाले भी 360 डिग्री के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलीगॉन है। तो अंदर वाले एंगल इस एक क्वाड्रिलेटरल के सारे 360 डिग्री के ही इक्वल होते हैं। इसी तरह जो इसके बाहर वाले एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया, उसके साथ आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे भी जो एंगल है वो भी 360 डिग्री का हो गया, ये वाला। इसी तरह यहाँ पे हम ये वाली लाइन देखते हैं तो यहाँ पे भी 360 डिग्री का एंगल, ये 360 डिग्री का एंगल मतलब कि सबको प्लस करने से आता है, ये खुद नहीं है। ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है कि इसके सारे एंगल्स को आपस में प्लस करने से 360 डिग्री के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दोनों किसके इक्वल होते हैं? यहाँ पे 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक पॉलीगॉन बन सकती है, और ये होती कौन सी है? ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ये छोटा सा ही आंसर था। हमने सिर्फ ये बताना है कि उस पॉलीगॉन का नेम बताना है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और फिर बताना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो दोनों 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, इस वजह से ये एक पॉलीगॉन बन जाता है। और ये शेप आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताई है कि अंदर वाले एंगल को आपस में प्लस करने से 360 डिग्री आता है, और बाहर वाले एंगल्स को भी आपस में प्लस करने से 360 डिग्री आता है। और वो कैसे आता है? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी, ये भी और ये भी, और 90 90 90 90 को प्लस करें तो 360 आता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, और उस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास शेप है वो पॉलीगॉन बनता है, उसका पॉलीगॉन बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सम ऑफ जो ऑल द इंटीरियर एंगल है वो आता है, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगॉन का। अब हमने यहाँ पे बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि पॉलीगॉन कौन सा है, यहाँ पे कि ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है कि हम 4 को मल्टीप्लाई करें एक्सटीरियर एंगल के साथ तो हमारे पास वो जो सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स को आप के सारे इंटीरियर एंगल्स को आपस में प्लस करने से जो आंसर आता है उसके इक्वल होता है। तो इस पॉलीगॉन को हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी पॉलीगॉन होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि हम जब सम करते हैं ना इंटीरियर एंगल का, तो हमारे पास ये आंसर आता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। एक किस्म का ये आप फार्मूला समझ लें। तो सम ऑफ एक्सटीरियर का एंगल जो है उसका हमारे पास 360 फिक्स होता है, मतलब कि ये दोनों फिक्स है, ठीक है, इंटीरियर एंगल भी और एक्सटीरियर, इतना ये फिक्स होता है। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसी से हम निकालेंगे, फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे पॉलीगॉन को। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही कहा था ना। तो हम लिखेंगे कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। हमने इंटीरियर एंगल के अंदर चेंजिंग नहीं करनी, एक्सटीरियर एंगल के अंदर चेंजिंग करनी है, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 360 मल्टीप्लाई बाय 4।
4 के साथ अगेन बता रही हूँ, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे कहा गया था कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 4 टाइम्स है किसके, वो 4 टाइम्स है, यानी कि 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सारे इंटीरियर एंगल्स आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जब हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1440 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना। अब मजीद आगे आते हैं तो हम n-2 इधर ही रहने देते हैं, ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा यहाँ पे तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे। 18 को जब हम 144 को जब हम डिवाइड करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा n-2 इज इक्वल टू 8। अब ये -2 इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 + 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो हमारे पास क्या आए हैं 10। तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी आई हैं 10। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेम बताना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10 साइड्स हैं, तो इसके लिए हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में तो वहां पे हमने सारी साइड्स के बारे में डिस्कस किया था कि जब इतनी साइड्स होंगी तो इसका ये नाम होगा, हमने ये पढ़ा था ना। तो ये वाला आपने एक दफा देख लेना है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने देखना है कि 10 साइड्स वाले को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डेकागोन। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इस पॉलीगोन का नेम क्या है, डेकागोन, DECAGON, डेकागोन। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन इज 12 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। हमारे पास सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। तो अभी हमने इंटीरियर एंगल के हवाले से यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 हमने पढ़ा था ना। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक n देखना था कि n क्या है। तो हम एक्सटीरियर एंगल से सबसे पहले तो n को फाइंड करेंगे, और n किस तरह फाइंड करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, यानी कि एंगल। तो थीटा हमें दिया गया है 12 डिग्री, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे कि 360 डिवाइडेड बाय 12, और हमारे पास इसका आंसर आता है 30, यानी कि 30 साइड्स आती हैं। नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल आती हैं, 30 के इक्वल आती हैं। अब n हमारे पास फाइंड हो चुका है 30। अब यही n हमने इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। n के अंदर मैंने पुटिंग करनी है 30 साइड्स की, 30 -2 है ना, आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 180। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180। 30 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 28 बचेगा। 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 5040, और ये हमारे पास इसका एंगल है 5040 डिग्री। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब वो होता है कि उसी की तरह दूसरे वाले में, ठीक है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल यानी कि एक साइड पे अगर 60 डिग्री है, एग्जांपल ले लें, तो दूसरी साइड पे भी उसी का कॉरिस्पॉन्डिंग 60 डिग्री वाला इन एनी पॉलीगोन आर सप्लीमेंट्री, के किसी भी पॉलीगोन के अंदर वो सप्लीमेंट्री होते हैं, या आप प्रूव करें। तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हर इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है और हर एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है। हमने एक्सटीरियर एंगल का बार बार जिक्र किया है कि हर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाय n के, ऐसा ही है। अब यहाँ पे बात आती है इंटीरियर एंगल की। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, यही पढ़ा था। लेकिन जब हर ईच इंटीरियर एंगल की बात हो गई है तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे कि n-2 सेम वही होगा, बस यहाँ पे एक और एडिशन हो जाती है डिवाइडेड बाय n। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, यहाँ पे हम जब ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं n के साथ। सेम हमने इंटीरियर एंगल में भी करना है। जब हम इंटीरियर एंगल में बात करेंगे
कि हर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, लेकिन जब ईच इंटीरियर एंगल की बात होगी तो उसको भी डिवाइड कर देंगे n के साथ। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है कौन सा, हमने अभी वो पहले भी पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, हमने पढ़ा है ना ये। हम इसके अंदर ये जो अभी हमने लिखे हैं ना, हर इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है और हर एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इसको हम इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और ये इक्वल किसके होता है, 180 डिग्री के। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इंटीरियर एंगल किसके इक्वल है, तो इंटीरियर एंगल इक्वल है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n के, प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 360 डिवाइडेड बाय n के इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने इसकी मजीद सॉल्यूशन इसकी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम हम इसका कैसे लेते हैं, हम ये एलसीएम हम पहले सीख भी चुके हुए हैं कि जब इसका एलसीएम आएगा तो वो एन आएगा, जाहिर है ये दोनों ही कॉमन फैक्टर है। आपको पता है कि एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से किसके साथ, अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे अनकॉमन तो कोई है नहीं है, सिर्फ कॉमन है, मैंने कॉमन को आपस में क्या कर दिया है, एक ही दफा लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जब एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपके पास जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको आप देखें कि कितनी यहाँ पे कटिंग हो रही है, एन एन के साथ कट गया, कुछ भी ना बचा, अब ऊपर वाला सिर्फ लिख ले, तो ये क्या हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 ये आएगा, प्लस ये भी इसके साथ काट गया, पीछे क्या आ गया 360 इज इक्वल टू क्या आ गया 180। अब आपने क्या करना है, इस 180 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180n माइनस 180 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 360 प्लस 360 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 180। मजीद इसकी सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 360 प्लस और अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बच जाएगा 180n डिवाइडेड बाय n, n से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर है 180 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हमें एक प्रूव हो गया है, ये देखिए कि प्रूव हो गया है कि ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, इन दोनों के एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि इन दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल आए हैं। और हम इसको लिखेंगे कैसे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 180, यहाँ पे आपने डिग्रीज डालते रहने, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का आप एक दफा रिव्यू देख लें, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स in a regular polygon when the measure of each exterior angle is 72 degree। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड की थी ना, फॉर्मूला लगाया था n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एंगल, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, एंगल को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है काफी, कोशिश करते हैं इसकी भी। तो हमारे पास n यहाँ पे देखें कि n क्या है, n को हमने फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि n इज इक्वल टू फाइंड आउट। उसके बाद हमारे पास एंगल दिया गया है 72 डिग्री, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एंगल, मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम इसकी पुटिंग करते हैं, तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72। मज़ीद इसकी हम लोग आपस में डिवीजन करते हैं, तो हमारे पास n का आंसर आता है 5, और हम कह लेंगे कि हमारे पास साइड्स कितनी आई हैं, 5 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5 साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं पॉलीगोन के, और हमने यहाँ पे फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच एंगल्स, यानी कि सब के जो मेजर्स है ना सारे एंगल्स के, उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये एंगल्स लिख लेती हूँ जो एक्सटीरियर एंगल इन्होंने हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने सारे एंगल्स इस तरह लिख लेने। उसके बाद आपने करना यह है कि अगर आपको पता है कि आपने सारे एंगल्स की जो मेजर है उनको फाइंड करना है, यानी कि सारे एंगल्स का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमने अभी पढ़ा रखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के, यही पढ़ा था ना हमने। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब सारे एंगल्स जो हमें दिए हैं उन सब का सम ले लेंगे, यानी कि y+5 है, +2 y+3 है, +3 y+2 है, +4 y+1 है,
इसी तरह +5y+4 है। ये सारे हमने यहाँ पे लिख लिया और 360 डिग्री के इक्वल कर दें। अब सबसे पहले हम लोग y को प्लस कर लेते हैं। हमारे पास ये 1y है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 15। यहाँ पे हमारे पास कितने y है? 15y है। आगे कॉन्स्टेंट्स को काउंट करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हैं? 15 है। इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही था ना। अब मजीद इसकी सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? +15, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -15। और यहाँ पे हमारे पास 15y है और हम जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 345 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कि ये जो 15 है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे 345 डिवाइडेड बाई 15। जब ये इसके साथ डिवाइड हुआ तो हमारे पास y का आंसर आया 23। क्या आंसर आया? 23। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मेजर ऑफ ईच एंगल है वो किसके इक्वल आया है? वो हम 23 जो है वो उसके अंदर पुट करके आंसर करेंगे, यानी कि इसके इक्वल आएगा। तो कैसे आएगा? सबसे पहले हमारे पास क्या है? y+5 है। तो y+5 में हम y के अंदर क्या पुट करेंगे? 23। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 23 + 5। और पहला हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या आ जाएगा? 28 बनेगा। इसी तरह मजीद देखते हैं। 2y+3 है तो हम इसको कैसे करेंगे? 2y हमारे पास क्या है? 23 + 3। इसकी सोल्यूशन करते हैं। इसी तरह हम सारे पहले लिख लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? 3y हमारे पास 23 है +2 इज इक्वल टू, इसी तरह 4y हमारे पास y +1 है। ठीक है, इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो 4 23 + 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 है, y है और +4 है। इसके अंदर भी पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 23 + 4 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर इसको 3 के साथ प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 49। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 49। इसके बाद हम इसको आपस में करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 71। इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 93। और लास्ट वाले को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से और प्लस करेंगे 4 से तो क्या आंसर आएगा? 119 डिग्री। तो यहाँ तक हमारे पास हर एंगल का मेजर आ चुका हुआ है। हम सबकी यहाँ पे जो डिग्रीज हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिव्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और उसको भी इसी तरह करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगोनल्स। डायगोनल्स का आपको पता होगा, जैसे हमारे पास हमने पहले पढ़ा हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स में भी, कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका एक डायगोनल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक हमें नहीं पता, फिलहाल हमें इतना पता है कि एक पॉलीगॉन है और उसके 14 डायगोनल्स है। जिस तरह ये 2 है ना, इस तरह इसके 14 डायगोनल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला को राइट कर लेती हूँ, आपने इसको याद कर लें। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n, याद रखना है n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? नंबर ऑफ डायगोनल्स देखने हैं कितने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें दिए गए थे और वो कितने हैं? 14 है। 14 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 14 इज इक्वल टू n(n-3) इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 28। एन, अब यहाँ पे देखें, हम मजीद n को मल्टीप्लाई कर लेंगे n-3 के साथ, तो n मल्टीप्लाई होंगे, क्या आंसर आएगा? n² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3n। मजीद इसको हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 28 है, कॉन्स्टेंट है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा n² माइनस 3n माइनस 28। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि जैसे हम पहले फैक्टराइजेशन करते थे उस चीज़ को याद करके आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है।
हमने कहा था फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक करने में कि जब भी हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, हम मिड टर्म ब्रेक को देखेंगे, तो हम कहेंगे कि किसी भी दो ऐसे नंबर्स को हमने चूज करना है कि मिड वाला जो यहाँ पे मिड में लिखा हुआ है वो हमारा आंसर आए, उनको प्लस माइनस करने से। वो जो दो नंबर्स हम चूज करेंगे ना, उनको प्लस माइनस करने से हमारा ये वाला आंसर आए और मल्टीप्लाई करने से हमारा ये वाला आंसर आए। तो मैं यहाँ पे चूज करती हूँ टू नंबर्स को, 7 और 4 को। 7 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 28। और अगर इन्हीं दोनों को आपस में प्लस माइनस किया जाए, क्या किया जाए तो 3 आएगा, माइनस किया जाए तो 3 आएगा, माइनस किया जाएगा ना तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि बड़ी रकम के साथ हमने माइनस रखना है और छोटी रकम के साथ हमने प्लस करना है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास आंसर -3 है। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 निकाले 3, बड़ी रकम के साथ क्या है? माइनस है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको लिख लेना है tan स्क्वायर -7n प्लस 4n -28। अब हम मिड टर्म में क्या करते थे, पहले इन दोनों को ले लेते थे और फिर इन दोनों को। इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n -7 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 -7। 4 7 टाइम 28 होता है ना, इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। अब एक दफ़ा हम अंदर वालों को लिख लेते हैं, n -7 को लिख लेते हैं। दूसरी दफ़ा हम क्या लिख लेते हैं? n+4 को लिख लेते हैं। यहाँ तक हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो हो चुकी है। अब हमने इससे दो आंसर निकालने हैं। पहला आंसर हमारा क्या होगा? n -7 होगा 0 के इक्वल। यहाँ पे हमने लाइन लगा लेनी है और कहना है कि यहाँ पे अगर n -7 इक्वल है 0 के, तो n इज इक्वल -7 इधर जाके क्या हो जाएगा? +7। इसी तरह n+4 इक्वल है 0 के, तो हमारे पास n का आंसर क्या आ जाएगा? -4, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास जो है वो इसके दो आंसर्स आ चुके हुए हैं और हमने कहना है कि जो इसकी नंबर ऑफ साइड्स है ना, वो क्या है? दो तरह से आई है। एक तो हमारे पास क्या आया है? नंबर ऑफ साइड 7 आई है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? -4 आई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो माइनस होने की वजह से नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि एक पॉलीगोन की जो साइड्स हैं वो 7 है, क्योंकि नेगेटिव में वो नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी इन पॉजिटिव। हमेशा उनको पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। क्या होना ज़रूरी होता है? पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। इसलिए इसकी जो साइड्स हैं पॉलीगोन की, पॉलीगोन है 7 साइड्स। कितनी साइड्स हैं इसकी? 7 साइड्स हैं इसकी। -4 आपको फिर बता देती हूँ, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें जो -4 है वो नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव हमेशा नहीं आता नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल, पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसकी साइड्स कितनी है? 7 साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का क्या फॉर्मूला होता है? ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। अब यहाँ पे हमें n दे दिया गया है। n किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, n हमारे पास 13 के इक्वल है और हमने सम ऑफ ऑल इन द इंटीरियर एंगल्स जो है वो हमने फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू फाइंड आउट, और इसको हमने यहाँ पे ही फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, यही फॉर्मूला है ना। हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है किसकी? 13 की, क्योंकि n हमारे पास क्या है? 13 है। तो 13 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 13 के 2 इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1980। 1980। और ये हमारे पास जो है वो इसका सम आ गया है इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, यही आपने सारा लिखना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 1980। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में इससे ऑपोजिट बात की गई है, यानी कि यहाँ पे हमें
सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन दे दिया गया है जो कि 2880 के इक्वल है। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी साइड्स कितनी है, इस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है। सेम हमने वही जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था ना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का, वही यूज करना है। बस उसमें हमने एन की पुटिंग नहीं करनी क्योंकि हमारे पास एन नहीं है। हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास इंटीरियर एंगल है, हमने उसके अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल है, 2880 के, और एन हमारे पास नहीं है, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगी मल्टीप्लाई बाय 180। 180 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करूंगी, मेरे पास आंसर क्या आएगा 16। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से क्या आता है 16 आता है। इज इक्वल टू एन माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 है यानी कि एन के साथ 2 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे क्या कहेंगे, एन इज इक्वल टू 18। कितनी साइड्स है इस पॉलीगॉन की, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 18। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कितनी साइड्स है, 18 साइड्स है किसकी, पॉलीगॉन की, 18 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। यहाँ तक हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज है 9.5 वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन आपने जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर किया करें, और साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन हो ना आपसे आपका इस हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए हमारी इतनी ही वीडियो थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 9.6 लेकर आएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।